Hello student, welcome to Pathshala IIT JEE Medical. Today we are going to study class 9 chapter Fundamental Unit of Life. Previous lecture we had discussed about the characteristics of cell. Today we are going to discuss on drawbacks of cell. सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या रहा, उसका कमी क्या रहा, तो सेल थ्योरी में वायरस के बारे में नहीं बता पाए कि वायरस आखिर क्या है, सेल है भी या नहीं है, तो वायरस के बारे में नहीं बता पाए। जबकि वायरस क्या है, वायरस एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, ना तो उसको हम लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बींग्स कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो लिविंग बींग्स के अंदर है तो वो लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करेगा, अगर वो फ्री है इन्वायरमेंट के अंदर तो वो नॉन लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करेगा, तो जिसको सेल थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सका गया। दूसरा, सीव ट्यूब और मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि सेल थ्योरी के अंदर कहा गया कि कंप्लीट सेल्स प्रेजेंट होता है, ऐसा ऐसा कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होगा, सेलुलर प्रोडक्ट से बना होगा, सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग वन से आया होगा। तो ये नहीं बता पाए कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसे सेल्स है जिसके पास नहीं पाया जाता है। सेल थ्योरी में एक और चीज़ नहीं बता पाए थे जिसको ड्रॉबैक ही कह सकते हैं, कि उन्होंने कहा ठीक है सेल जो है वो अपने पहले वाले सेल से आया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि आखिर पहले वाला सेल भी किससे आया हुआ है, तो ये भी तो नहीं बता पाए। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि जो सेल है वो अपने पहले वाले सेल से आया हुआ है, लेकिन पहले वाला सेल भी किससे आया हुआ है, यानी कि ओरिजिन ऑफ सेल क्या है वो सेल थ्योरी नहीं बता पाया। एक देखते हैं शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल्स जो है वो किससे डिपेंड करता है, शेप ऑफ सेल डिपेंड करता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो बड़ा होगा छोटा होगा, ये माइक्रोस्कोपिक होगा मैक्रोस्कोपिक होगा, ये सब के सब डिपेंड किस पे करेंगे कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक नर्व सेल है, तो नर्व सेल के पास क्या होता है, नर्व सेल के पास सेल बॉडी होता है विथ लॉन्ग सेल प्रोसेस, ताकि उससे क्या हो सके, वो जो लॉन्ग प्रोसेस है वो मैसेज रिसीव कर सके, वो जो भी स्टिमुलस हो रहा है, जो भी बाहरी चेंजेज हो रहे हैं वो न्यूरॉन रिसीव कर सके, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर वैसा है। यानी कि जो भी सेल अपना शेप और साइज डिफर है तो वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ सेल्स अपने आप में अकेले एग्जिस्ट कर लेते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कुछ सेल्स का अपना शेप और साइज इवन फिक्स भी नहीं होता है, जैसे कि यूग्लिना और एमीबा, वो अपने शेप और साइज चेंज करते रहते हैं। बट ज़्यादातर सेल्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं शेप एंड साइज, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना शेप एंड साइज फिक्स करके रखे होते हैं। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल्स क्या करेगा, डिफर करेगा। कुछ सेल्स के बारे में देख लीजिए कौन कौन से सेल अपने अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं, ब्लड सेल डिस्क्वायर्ड बाइकनकेव अगर आप देखे होंगे मिरर वगैरह तो उसको बाइकनकेव कहते हैं, लेंस में नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल, फ्लैट सेल, कॉल्यूमिनर सेल, WBC, तो ये सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जिनके शेप्स डिफरेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए बोन सेल में, बोन सेल को क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स, क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स, यानी कि बोन जो जिस सेल से बना हुआ है उसका नाम क्या है, ओस्टियोसाइट। इनका शेप देख लीजिए, इनका डिफरेंट है। ये स्किन सरफेस पर जो सेल है यानी एपिडर्मिस जो है इनका ये स्ट्रक्चर है। कॉल्यूमिनर इपिथेलियल एंड ग्लोबुलेट सेल इनका ये स्ट्रक्चर है। कार्डियक मसल्स, हार्ट जिस मसल से बना होता है उसको कार्डियक मसल कहते हैं, उनका ये स्ट्रक्चर है, ये शेप है। नर्व, यहाँ पे हमने कहा कि नर्व कैसा है, नर्व यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे हो ये सेल बॉडी है और ये इनका एक्सटेंडेड पार्ट है और ये इनका टर्मिनल इंड है। जहाँ भी ये टर्मिनल इंड होगा ये क्या करेगा, मैसेज ट्रांसमिशन करेगा। ये क्या है, ये डेंड्रॉन है, ये मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके फिंगर में क्या हो गया, पिन चुभ गया, तो फिंगर पे यही डेंड्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ये यहाँ से दर्द को रिसीव किया, सेल बॉडी को भेजा, सेल बॉडी को भेजते हुए ये एक्सॉन पार्ट को भेजा, फिर टर्मिनल इंड को भेजते हुए फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन को भेजते हुए आपके माइंड तक मैसेज भेजेगा। दूसरा, स्मूथ मसल सेल्स का शेप कैसा है, स्पिंडल शेप ऐसा है। ये स्केलेटन मसल सेल्स है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट शेप्स के शेप हैं, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने शेप्स एंड साइज को मेंटेन रखा है।
साइज ऑफ सेल कहें तो साइज ऑफ सेल क्या होगा, ये वेरीज करता है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर में। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है, तो -6 मीटर यानी इतने छोटे होते हैं। वायरस जिसको हम क्या कहते हैं कि ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन इनके साइज के बारे में कितना होगा 0.02 टू 2.2 माइक्रोमीटर, इतने ही वेरिएशंस हो सकते हैं इनके साइज के। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट जो भी आपका प्लांट डेवलप किया है, इवॉल्व हुआ है, बेसिक से लेके पूरा कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्लांट तक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर इसका साइज कितना है 0.1 नैनोमीटर। ऑस्ट्रिच एक सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल कहते हैं इसको, कितना है 18 सेंटीमीटर। नर्व सेल ह्यूमन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, ये स्मॉलेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच एक नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। एसिटाबुलेरिया 10 सेंटीमीटर का है, ये सिंगल लार्जेस्ट प्लांट सेल है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम सेल्स को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑलिगोसेलुलर एंड थर्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हों उनको क्या कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके अंदर एक सेल ही होगा जो हर एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा जो किसी ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंटली लिविंग होने के लिए जरूरी है, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। So this type of life process should be performed in single cell organism for their living। तो किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को एक पूरे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इनके लिविंग बीइंग खुद को होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सेल होगा पूरे लिविंग बीइंग्स के अंदर। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होंगे उनको क्या कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या होगा अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो अमीबा का स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हो कि इनके जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या है तो ये अपने फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए एक ये फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और जहाँ भी इसको फूड पार्टिकल्स दिखेगा उसके चारों तरफ क्या कर लेगा स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर देगा, और ये कैप्चर कर लेगा फूड को, और यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, और इससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको फिर स्यूडोपोडिया के कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू क्या कर देगा एक्सक्रीट कर देगा बाहर वेस्ट मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखिए, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी आप स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। फ्लैजिला है जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑलिगोसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑलिगोसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कुछ सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे ऑलिगोसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल्स जो होंगे वो आपस में इकट्ठा होके एग्रीगेट होके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। इनका एग्जाम्पल यूड्यूरिना और पेंडोरिना, इड्यूरिना और पेंडोरिना इसका एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर ऑफ पेंडोरिना यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ऑलिगो सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन ठीक है इसके बारे में जान लेना कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हों उनको क्या कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। हम लोग भी कैसे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्रीगेशन ऑफ सेल्स से मिलके नहीं बने होंगे, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाए होंगे, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बना होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इट्स सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड टू शेयर वैलिड फंक्शन परफॉर्म बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके सेल्स जो होंगे जैसे एक सेल से दो सेल बना होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरीके से जो माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते चले गए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जैसे फॉर्मेशन हुआ तो इसमें कुछ सेल्स क्या होंगे सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होंगे। डिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेसिफिक हो चुका होगा। लाइक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या करेगा डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। आपका जो हार्ट है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा ब्लड पंप करने का काम करेगा। जो लंग्स है वो रेस्पिरेशन का काम करेगा। यानी कि जो उन सब के सेल्स हैं
वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स क्या हो चुके होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो चुके होते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मोर एफिशिएंट एंड कैरीज आउट नंबर ऑफ एक्टिविटीज। बिल्कुल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत इफिशिएंटली किसी भी काम को परफॉर्म करेंगे या फिर किसी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल के पास सारे काम करने के लिए बोझ नहीं है। यहाँ पे हर एक सेल्स अपने अपने काम के लिए क्या हो चुके हैं, अपने अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि एक ही सेल के पास बहुत सारी, सीधी सी बात है, अगर आप एक ही इंसान को सारे काम करने के लिए दे दो तो वो फिर उसके लिए बर्डन हो जाएगा और उतने इफिशिएंटली उस वर्क को परफॉर्म नहीं होगा। अगर आपने किसी काम को डिवाइड कर दिया कि ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो, तो पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर इंसान होगा, तो वो काम जितने इफिशिएंटली होगा उतना एक ही इंसान को हर एक काम दे दिया जाए तो नहीं होगा। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो हर एक सेल्स के पास क्या है, कुछ ना कुछ काम के लिए डिवीजन हो चुका है, जिसकी वजह से इफिशिएंटली वर्क होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, These organisms have greater capacity of survival as death of few cells is not a serious consequence and cells are replaced continuously। अच्छा, ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास क्या है, ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ सर्वाइवल है। क्यों? क्योंकि देखिए जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनमें से कुछ एक आध सेल अगर डैमेज भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म खत्म ही हो जाएगा, उनके जगह पे फिर दूसरे सेल्स का यूज हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म ही डेथ कर जाएगा। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बेनिफिट ये भी है कि उनके सर्वाइवल कैपेसिटी इन्हांस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल, अभी पहले ही हमने बात करा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि हमारा ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पार्ट हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी है। हमारे जो डिवीजन ऑफ लेबर हो चुके हैं, डाइजेशन पर्टिकुलर पार्ट करेगा, रेस्पिरेशन पर्टिकुलर पार्ट करेगा, एक्सक्रीशन पर्टिकुलर पार्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे डिवीजन ऑफ लेबर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, किडनी टू एक्सक्रीशन, लंग्स टू रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, सम फंगी प्लांट एंड एनिमल्स आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिकॉज बिल्कुल, तो हम जब 9th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़े थे तो देखे थे कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं मोनेरा के अंदर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, और फंगी से हम जब देखना शुरू करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो एनिमल्स और फंगी इनका क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ये ह्यूमन बींग्स का आप पूरा ऑर्गन सिस्टम देखो, जहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लीवर्स देख रहे हो, किडनी देख रहे हो, लंग्स देख रहे हो, हार्ट देख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हम सेल को दो में डिवाइड किया, अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल वैसे सेल्स हो गए जिनके पास अभी भी डिवीजन कैपेसिटी होगा, यानी कि सेल बना और उसके पास जब तक डिवीजन कैपेसिटी है, यानी कि उस सेल से और कितने सारे सेल्स बनेंगे, वो सेल अभी तक किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं हुआ हो, तो वैसे सेल को हम क्या कह देंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल कह देंगे। यानी कि अभी तक वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है कि चलो भाई ये सेल्स बन गया, अब इस सेल्स को पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कह देंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसके पास अभी भी डिवीजन कैपेसिटी होगा। These are also called माइटोटिक सेल। अच्छा, माइटोटिक सेल कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम आगे चल के सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में देखेंगे कि कैसे सेल डिवाइड करता है। तो सेल दो तरीके से डिवाइड करता है, बहुत लाइटली देख रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में एक सेल से दो सिमिलर सेल का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट कॉपी सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बस अभी इसको यहाँ पे इतना ही देख लें कि अनडिफरेंशिएटेड सेल आर आल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक सेल। एग्जांपल में देखें, स्टेम सेल इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके पास डिवीजन कैपेसिटी होता है, और इन सेल्स को अगर आप बाहर में यूज कर लो कि इनसे आप बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए भी यूज करते हो कि कैसे सेल डिवाइड कर रहा है, किस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन प्रोसेस होगा अगर ये मैच्योर होता है तो। और प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल वैसे ही प्लांट के अंदर है जिनके पास क्या होगा, डिवीजन कैपेसिटी होगा और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल के बारे में देखते हैं। सच सेल लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दिस सेल्स आर पोस्ट माइटोटिक सेल। यहाँ पे इस सेल्स को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल वैसे सेल्स होंगे जो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर चुके होंगे, यानी कि अब उनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होगा, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जिबिट करने के लिए क्या हो चुके होंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे।
विच एग्जिबिट स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि वो सेल क्या हो चुके होंगे, स्पेशलाइज हो चुके होंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लाइक लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स है, वो मेसोफिल सेल्स अभी डिवाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड हो चुका है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर हम कहेंगे कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स से मतलब ही आया क्या, प्रो से आता है प्रिमिटिव टर्म, यानी कि आप यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, जहां पे आप प्रो कहते हो तो प्रिमिटिव मतलब होता है, और कैरियोटिक कहने का मतलब कैरियोन से आया हुआ टर्म है। कैरियोन बोले तो न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप को होगा जिस सेल के अंदर, वैसे सेल्स को हम क्या कह देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, वैसे सेल्स जिसके न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप के होंगे, वैसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल के अंदर क्या होगा, पहला पॉइंट देखते हैं, अ सेल विच डजंट पॉजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वैसे सेल्स जो अपने अंदर ऑर्गेनेल्स जो होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, तो वैसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव, यानी कि हैविंग नेकेड जेनेटिक मटेरियल आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होगा, और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसी तरीके से प्रेजेंट होगा, खुले प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो वैसे ही फैला होगा सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यानी कि उसको कोई भी सेपरेशन वाला, उसका कोई बाउंड्री नहीं होगा, उसको कोई सेपरेट करने वाला वॉल नहीं होगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे वैसा सेल, वैसा न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और ऐसे न्यूक्लियस वाले सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनके क्रोमोसोम कैसे होंगे, क्रोमोसोम सिंगल होंगे, और इस क्रोमोसोम में डीएनए कैसे अरेंज होगा, तो वो सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होगा, एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। वैसे न्यूक्लियोलस होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियोलस मेनली आरएनए को फॉर्म करता है, जब राइबोसोमल आरएनए बात करेंगे तो, लेकिन अभी इतना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस इसके अंदर एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जब देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड होता है, ना ही इनके जेनेटिक मटेरियल बहुत ही एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाता है। फर्स्ट ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है, यही एक बैक्टीरिया है जो आपके रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट किया था, यानी कि ये बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया है जो इन्वायरमेंट में फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। तो ये आपके बैक्टीरिया के डायग्राम है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन पे आप क्या देख रहे हो, इसका सेल वॉल है। ठीक है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, जहाँ पे राइबोसोम क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जहाँ पे कोई भी आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट है, और सेंटर में आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियोइड मतलब कि जो न्यूक्लियस का मटेरियल है प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल वो प्रेजेंट है, और इसके आजू बाजू कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। तो ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया, ये नेकेड न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, सेल वॉल बाहर प्रेजेंट है। इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन से आप देख रहे हो ऐसे कुछ धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो पिलाई कहला रहे हैं। ये फ्लैजिला हो गया, इसके मूवमेंट में हेल्पफुल होगा फ्लैजिला, यानी कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह जहां जाएगा तो वो किसके हेल्प से जाएगा, तो वो फ्लैजिला के हेल्प से जाएगा। सेल वॉल के बाहर एक आउटर कवरिंग है जिसको क्या कह रहे हैं, कैप्सूल कह रहे हैं। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया अगर किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो लेयर है वो क्या है, कैप्सूल है। प्लाज्मिड यहाँ पे देख रहे हो, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे पिलाई किसी भी सबस्ट्रेटम से बैक्टीरिया को अटैच्ड होने के लिए, सबस्ट्रेटम बोले तो कोई भी वैसा जगह जहाँ पे बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जो भी कहो अटैच्ड होना पड़ेगा, तो उससे हेल्प कराएगा पिलाई, और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया के हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वाले सेल्स जो होंगे उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। ये सेल कैसा है, इसके नाम से आप देखो, जैसे प्रोकैरियोटिक में दो टर्म पढ़े थे हमने, प्रो और कैरियोटिक। प्रो टर्म से आप बताए थे कि प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक से हमने कहा था कैरियोन, यानी कि कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिमिलरली हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक टर्म्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, यू एंड कैरियोटिक। यू बोले तो एडवांस्ड, एंड कैरियोटिक मतलब कि कैरियोन से निकला हुआ टर्म। ठीक है, तो कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि एडवांस न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर होगा वैसे सेल्स को हम क्या कह देंगे,
यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये सेल्स क्या है, इसके अंदर क्या है कि इनका न्यूक्लियस जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा तो इनकी प्रॉपर पार्टीशन होगा सेल के साइटोप्लाज्म और इनके न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल है उनके बारे में कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है फ्लूइड पार्ट, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो सेपरेशन बाउंड्री है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे सेल जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहेगा उनके जेनेटिक मटेरियल, तो वैसे सेल को हम क्या कह देंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्स भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे कि राइबोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोलस, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन न्यूक्लियोलस भी इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम की बात करें तो मल्टीपल होंगे, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होंगी। जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर देख लो, हम लोग कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारे सेल्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं। तो हमारे सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि हमारे सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम है, और कैसे डीएनए उसमें अरेंज है तो लीनियरली प्रेजेंट है। एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल का क्या हो गया, प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल सेल्स का आप यहाँ पे डायग्राम देख लो, और ये हो गया आपका प्लांट सेल का, ये प्लांट सेल का, और यहाँ पे एनिमल सेल का। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक ही डिफरेंस है कि, सॉरी एक ही डिफरेंस तो नहीं कह सकते, पर एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस कह सकते हैं वो ये है कि इसके आउटर में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स आप देख ही रहे हो, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब है। यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या देख रहे हो, साइड में शिफ्टेड है। कहाँ पे, साइड में शिफ्टेड है। साइड में इसलिए शिफ्टेड है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है और 90% प्लांट सेल का ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से सेंटर का न्यूक्लियस साइड में शिफ्टेड हो जाता है। जबकि यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत बड़े नहीं होते, इनके वैक्यूल्स छोटे से होते हैं और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर सीलिया है, सीधी बात है, इसको मूवमेंट के लिए हेल्पफुल कराएगा। प्लांट सेल के अंदर भी आप क्या देख रहे हो कि बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट है, और साथ में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट इसको क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से उसमें डिफ्यूज़न होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।